मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश ड्रामा। जी हाँ, ये चल रहा है सेशन बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए। जी हाँ, बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए, जिसका लगभग एग्जाम जो है 12/11 को फिक्स हुआ है 2025 को। तो उसके ब्रिटिश ड्रामा की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ब्रिटिश पोइट्री देखा था सेक्शन 1 में, यानी यूनिट 1 कह सकते हैं। ये वीडियो पहला नंबर कह सकते हैं और ये वीडियो दूसरा नंबर होगा, जिसमें हम टॉप एमसीक्यूज देखेंगे। किसका? तो ब्रिटिश ड्रामा का। क्लियर है जी? आगे बढ़ जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल टोटल जो है आपका इस तरह से 10, टोटल जो है 10 वर्क दिया हुआ है, 10 ड्रामा दिया हुआ है अलग अलग राइटर के द्वारा, जो कि ब्रिटिश राइटर हैं। तो उसे हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। क्लियर है जी? चलिए तो फटाफट काम शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है आपका, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एक मिनट जरा सा दीजिएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। चलिए, हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टोफर मार्लो का जो है डॉक्टर फॉस्टस है। सबसे पहला वर्क जो है उसी का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है कि वाई कांट फॉस्टस रिपेंट। आपको पता है कि डॉक्टर फॉस्टस जो कि चाहते हैं कि भैया उनको देवीय शक्ति मिल जाए, उनको राक्षसीय शक्ति मिल जाए और वो जो चाहे सो हो जाए। तो वो एक लूसीफर है, यानी जो शैतान है उसके साथ वो डील कर लेते हैं कि तुम जो है 24 साल के लिए मेरा गुलाम बन जाओ और जो मैं चाहूँ वो करो, और अंत में तुम जो चाहोगे वो होगा, है ना, नॉलेज और पावर को गेन करने के लिए। तो अंत में इनके साथ जो भी होता है, लेकिन ये रिपेंट नहीं करते, पछतावा नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अभिमानी व्यक्ति रहते हैं। ही इज टू प्राउड। उन्हें अंत में इनका जो भी परिणाम होता है, इनको मतलब कि घसीट के नरक में ले जाया जाता है, इनको इनके शरीर को काट दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, तब भी इनको कोई पछतावा नहीं होता, अपने करतूत पे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं, है ना। हाँ, ही इज टू प्राउड। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पैक्ट फॉस्टस मैक्स विथ लूसीफर। लूसीफर के साथ जो इनका सौदा हुआ था कि इतने दिनों तक तुम मेरा गुलाम रहो, तुम मेरी कही बातों को करो, वो कितने सालों के लिए था? तो वो था टोटल जो है 24 साल के लिए। कितने साल के लिए जी? तो 24 साल के लिए था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है? तो अगला एमसीक्यू कह रहा है कि व्हाट डज फॉस्टस आस्क हेलेन ऑफ ट्रॉय। जी हाँ, फॉस्टस ने क्या कहा हेलेन ऑफ ट्रॉय से? ये हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में अगर आपको पता होगा तो हेलेन वह सुंदरी है जो कि ट्रॉय की थी, और इन्हीं के अपहरण के चलते इनको पेरिस के राजा ने अपहरण कर लिया था। तो ट्रॉय की धरती से बहुत सारी नावों को छोड़ा गया था, बहुत सारी योद्धाओं को छोड़ा गया था, और वो वार कहलाता है ट्रोजन वार। तो उस एक देवी के लिए, जैसे अगर अपने हिंदू रिलीजियस बुक्स के रेफरेंस से कहूँ तो कह सकते हैं कि क्या यही वो महिला है, या यही वो सुंदरी है जिसके लिए लाखों वानर सेना लंका पे चढ़ाई किए थे? यानी सीता जी की बात अगर करें तो क्या ये कह सकते हैं ना, तो क्या ये वही महिला है जिसके लिए लाखों बानर गए थे? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, क्या ये वही महिला है जिसके लिए लंका को जला दिया गया था, सोने की लंका को जला दिया गया था? तो एक तरह से खूबसूरती का बखान किया जा रहा है। तो ये जो है कहते हैं अपने उस गुलाम सैटन से, लूसीफर से, जो इनका गुलाम है, उसका नाम आगे मिलेगा आपको, कि भैया तुम जो है उस हेलेन ऑफ ट्रॉय से भी कहो और मैं उनका दर्शन करूं, और उस खूबसूरती का दर्शन करूं, और हो सके तो उनका चुंबन भी करूं, है ना। हाँ, तो व्हाट डज फॉस्टस आस्क हेलेन ऑफ ट्रॉय? तो हेलेन ऑफ ट्रॉय को वो क्या कहते हैं? हेलेन ऑफ ट्रॉय को वो संबोधित करते हैं कि क्या वही ये महिला है जिसके लिए इज दिस द फेस, यही वो चेहरा है, दैट लंच ए थाउजेंड शिप्स, जिसके लिए हजारों शिप रवाना हुए थे उनको बचाने के लिए, है ना। हाँ, मतलब रिलीजियस रेफरेंस है ये। अगला है हाउ डज फॉस्टस डाई एट द एंड ऑफ द प्ले। एंड ऑफ द प्ले में वो कैसे मरता है? फॉस्टस जो है कैसे मरता है? तो डेविल के द्वारा उसे मारा जाता है, उसके शरीर के टुकड़े करके, है ना। ही इज टॉर्न अपार्ट बाय डेविल।
नेक्स्ट है आपका क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस वाज फर्स्ट पब्लिश इन, कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश हुआ था ये 1604 ईस्वी में। जी हाँ, 1604 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द जॉनरे, व्हाट इज द जॉनरे ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? डॉक्टर फॉस्टस को किस कैटेगरी में रखिएगा? कॉमेडी में, ट्रेजेडी में, रोमांस में, सटायर में? तो फिर ये मार्कआउट और अंत जो है इसका बड़ा दर्दनाक है, तो ये जो है आपका ट्रेजेडी कहलाता है, या ट्रेजेडी है भी। विच लिटरेरी फॉर्म डज मार्लो प्राइमरली यूज? इसमें किस लिटरेरी फॉर्म का यूज किया गया है? तो इसमें ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। जी हाँ, ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। चलिए अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अगला एमसीक्यू क्या है जी? एक मिनट। अगला एमसीक्यू, हु इज द डेमन दैट सर्व्स फॉस्टस एज ए रिजल्ट ऑफ हिज पैक्ट? जो 24 साल का एग्रीमेंट बनता है लूसीफर के साथ, तो उसमें कौन राक्षस आके इनकी सेवा करता है? तो उस राक्षस का नाम है, उस राक्षस का नाम क्या है जी? तो उसका नाम है मेफिस्टोफेल्स। जी हाँ, मेफिस्टोफेल्स नाम है, मेफिस्टोफेल्स। ठीक है जी, हाँ। चलिए व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले? प्ले का जो क्लाइमेक्स है यानी अंत है वो कैसा है? तो अंत में जो है डॉक्टर फॉस्टस मर जाता है और डैमनेशन यानी फॉस्टस डेथ एंड डैमनेशन। ठीक है जी। चलिए उसके बाद अंतिम इसका एमसीक्यू है, विच कैरेक्टर ऑफर्स फॉस्टस ए फाइनल चांस एट रिडेम्पशन? अंत में मतलब कि डॉक्टर फॉस्टस को एक चांस दिया जाता है किसी कैरेक्टर के द्वारा कि भैया तुम अपने जितने भी ये गुनाह किए हो, जितनी भी ये चीजें हैं उसका पश्चाताप कर लो, रिडेम्पशन कर लो। तो वो व्यक्ति कौन होता है जो ये बात कहता है? तो वो होता है आपका द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन रहता है। चलिए तो पहला वर्क हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसके 10 एमसीक्यू देख लिया। अब दूसरा है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। जी हाँ, अगले में आते हैं। कह रहा है क्या अगला क्वेश्चन कि हु टेल्स मैकबेथ ही विल बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड? मैकबेथ को कौन कहता है कि तुम जो है स्कॉटलैंड का राजा बनोगे? तो ये भविष्यवाणी 3 चुड़ैलों के द्वारा किया जाता है। और वो चुड़ैले हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो 3 चुड़ैले रहती है, द 3 विचेज, है ना। और उसी के द्वारा मैकबेथ को अगला राजा बनने का भविष्यवाणी किया जाता है। और वही उसी दौरान मतलब मैकबेथ और बैंको रहते हैं, और उसी दौरान बैंको को भी कहा जाता है कि भैया आगे जो है मैकबेथ के बाद तुम्हारे वंशज राज करेंगे। तो ये मैकबेथ के लिए बहुत बड़ा चुनौती भी बन जाता है कि भैया हम तो राजा बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद शायद मुझे मार दिया जाएगा, मेरे संतान आगे राजा नहीं बनेंगे, इस बैंको के बनेंगे। तो आगे देखिए क्या होता है। व्हाट इज द लेडी मैकबेथ्स फेमस लाइन व्हाइल परसुइंग मैकबेथ टू मर्डर डंकन? किंग डंकन को जब मारने की बात आती है तो लेडी मैकबेथ क्या कहती है ताकि मैकबेथ जो है वो मतलब कि परस्यू हो जाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो हालांकि जब वो पीछे हट रहा होता है तो लेडी मैकबेथ जो है उसे उसका हौसला अफजाई करने के लिए उसे और मतलब कि अपने प्लान के हिसाब से चलने के लिए वो कहती है, वो क्या कहती है? वो कहती है एस्क्रू योर करेज टू द एस्टिकलिंग एस्टिकिंग प्लेस। मतलब कि अपने हौसले को और ज्यादा मजबूती दो, उसे बांध लो और अपने प्लान के हिसाब से काम करो और राजा डंकन को मार दो, है ना। हाँ, वाई डज मैकबेथ हैव बैंको किल? अब यहां आता है कि मैकबेथ जो है बैंको को क्यों मरवा देता है? हैव बैंको किल, वो तुम नहीं मारता, वो अपने लोगों के द्वारा क्यों मरवा देता है बैंको को? तो कारण है क्योंकि बैंको भी वहां भविष्यवाणी का हिस्सा था कि उसके संतान जो हैं मैकबेथ के राजा बनेंगे। मैकबेथ के बाद राजा बनेंगे, मैकबेथ राजा नहीं बनेगा। मतलब कि मैकबेथ को डर हो गया कि भैया हमको बैंको का परिवार मार देगा, इसलिए वो बैंको को मारने के प्लान में लग जाता है कि इसी को मार देते हैं, है ना। हाँ, तो बैंको न्यू अबाउट डंकन्स मर्डर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बी नंबर होगा, आंसर होगा हमारा बी नंबर कि द विचेस प्रोफेस्ड बैंको सन वुड बी किंग, है ना। हाँ, चलिए अगला क्या है जी? तो अगला है व्हाट विजन डज मैकबेथ सी एट द बैंक्वेट आफ्टर बैंकोज मर्डर? बैंको का जब मर्डर कर देता है तो वो उस भोज खाने में, बैंक्वेट में, यानी जब भोज होता है, दावत होता है, तो उसमें मैकबेथ क्या विजन देखता है, क्या सपना देखता है? तो वो देखता है क्या जी? तो वो देखता है घोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का भूत देखता है, बैंको का भूत देखता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट इज द सिग्नल लेडी मैकबेथ यूजेस टू इंडिकेट द टाइम फॉर डंकन्स
मर्डर। अब चूंकि प्लान बनाती है लेडी मैकबेथ और मैकबेथ, तो उसमें एक हिस्सा होता है कि जब हम एक सिग्नल देंगे तब तुम जो है जाके डंकन को मार देना। और वो सिग्नल क्या होता है? रिंगिंग बेल। वो सिग्नल क्या होता है? रिंगिंग बेल, क्योंकि प्लान का हिस्सा होता है कि कब प्रहार करना है, कब नहीं करना है ना। चलिए अगले पे आते हैं। वाई कांट मैकबेथ से एमेन आफ्टर किलिंग डंकन। अक्सर किसी को मार देने के बाद एमेन यानी मतलब कि गॉड को एक स्तुति होता है, एमेन, ओम शांति आप कह सकते हो हिंदी में अगर कहे तो ये एमन क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उसका जो है कनेक्शन जो है वो गॉड से कट जाता है, क्योंकि वो एक पाप कर बैठता है, तो वैसे में उसका कनेक्शन जो है गॉड से कट जाता है। यानी कह सकते हैं कि गिल्ट ब्लॉक्स हिज कनेक्शन टू गॉड। गिल्ट जो है, अपराध जो है ब्लॉक कर देता है, रास्ता बंद कर देता है और उसके आध्यात्मिक का और भगवान से जुड़ने का। चलिए अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है? तो अगला एमसीक्यू कह रहा है आपका, व्हाट डज बिरमन वुड सिंबलाइज। बिरमन वुड वो जगह होती है, वो जंगल होता है जो कि डंकन के यानी डंकन के या मैकबेथ के जो कैसल है, उसका जो पैलेस है, उसके बगल में वो जंगल रहता है। तो भविष्यवाणी का ही हिस्सा है कि जब बिरमन की जंगल कैसल की तरफ, महल की तरफ चल के आएगी, तब जाके मैकबेथ का डेथ होगा, मैकबेथ को मारा जाए या मैकबेथ का मृत्यु होगा। तो ये जो बिरमन का जंगल है, ये एक्चुअली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक्चुअली कहता है कि जंगल है तो नेचर है, तो नेचर के रिवेंज को ये इंडिकेट करता है, सिंबलाइज करता है। हालांकि अगर देखें तो इस जंगल के पीछे, पेड़ पौधे के ढेंगियों के पीछे जो मालकम होता है उसकी आर्मी रहती है। लेकिन ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन सिंबलाइज क्या चीज को ये करता है? तो ज्यादा बेहतर आंसर होगा नेचर्स के रिवेंज को, है ना। हाँ, नेचर के रिवेंज को ये सिंबलाइज करता है, क्योंकि मैकबेथ जो है एक तरह का पाप कर बैठा है डंकन को मार के, तो नेचर भी नहीं चाहती है कि मैकबेथ बचे, है ना। तो वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ। ये मैकडफ एक और कैरेक्टर है, वो जो है मैकबेथ को कैसे मार पाता है ना। तो एक्चुअली मैकबेथ के साथ एक कंडीशन होता है, वो चुड़ैलें भविष्यवाणी कर बैठी होती है कि मैकबेथ तभी मरेगा जब इसको वो व्यक्ति मारेगा जो अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया हो। जी हाँ, ध्यान रखेंगे। मतलब कि माँ के गर्भ से जन्म लेने कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से एक नेचुरल प्रोसेस होता है उस तरह से जन्म ना लिया हो, बल्कि वो अलग तरीके से जन्म लिया हो। तो आजकल आपको पता है कि सीजेरियन होता है, सी सेक्शन होता है, मतलब कि पेट चीर कर जो है बच्चों को निकाला जाता है सीजेरियन कर कर। तो उसी तरह से मैकडफ का जन्म हो गया, मतलब हुआ होता है उस समय भी। तो ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। और दूसरा था कि बिरमन की जंगल जो है कैसल की तरफ चल के आएगी, तो मालकम की जो मालकम था उसका कैरेक्टर एक है, उसकी जो सेना होती है वो जो है उस जंगल को अपने पीछे, मतलब जंगल को अपने आगे लेके चलती है, ताकि लगे कि कोई नहीं दिख, मतलब कि मैकबेथ के सेना को वो ना दिखाई दे और आसानी से आक्रमण कर बैठे। तो बिरमन के जंगल का आना प्रतीत होता है जब वो अपने आगे पौधों को लेके, पेड़ पौधों को लेके चलते हैं, तो ये दोनों भविष्यवाणी फुलफिल हो जाती है और मैकबेथ मारा जाता है मैकडफ के हाथ। ठीक है जी, हाँ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हु बिकम्स किंग आफ्टर मैकबेथ डेथ। मैकबेथ के डेथ के बाद कौन राजा बनता है? तो मैकबेथ के डेथ के बाद जो है वो मालकम जो है वो राजा बनता है। जी हाँ, मैकबेथ नहीं, मालकम जो है वो राजा बनता है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मालकम कौन होता है? तो ये किंग डंकन का बेटा होता है। चलिए अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अगला है, हु इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का कौन इसमें कैरेक्टर नहीं है? तो मैकडफ, मैकबेथ, बैंको इसी का कैरेक्टर है, जो कि विलमोर जो है इसका कैरेक्टर नहीं है। विलमोर जो है द रोवर, ये जो अगला सॉरी हो इसका कैरेक्टर रहता है। ठीक है जी, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अफ्रावेंस द रोवर। द रोवर जो अफ्रावेन का है, इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो इसका जो सेंट्रल थीम है, इसमें लव को दिखाया गया है, फ्रीडम को दिखाया गया है, एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ मैरिज को दिखाया गया है। यानी कैसे एक मैरिज जो है बिजनेस मॉडल बन जाता है ना, पैसा के लिए लेन देन होता है मैरिज के नाम पे। तो इस चीज का ये थीम है, लव, फ्रीडम एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ मैरिज। ठीक है जी। चलिए अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि हु इज द रोवर, रोवर कौन है, और द कैविलियर आफ्टर हुम द प्ले इज नेम्ड। रोवर एक्चुअली में इसका कैरेक्टर है जिसका नाम है विलमोर। विलमोर नाम का ये कैरेक्टर है जिसको रोवर कहा गया है। और रोवर को कैविलियर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये जो रोवर है, ये उस दौरान लिखा गया था, ये इसका जो डेट था आई थिंक रिस्टोरेशन समय में लिखा गया था। रिस्टोरेशन कह रहे हैं कि आपका चार्ल्स फर्स्ट का जो समय था, चार्ल्स फर्स्ट के समय जो उसके सपोर्ट करने वाले जो कवि थे, जो एक तरह से कह सकते हैं कि मॉरल बेस्ड चीज़ों को नहीं लिख रहे थे, वल्गरिटी को शो कर रहे थे, न्यूडिटी को शो कर रहे थे, वुमेन अटैकिंग पे लिख रहे थे चार्ल्स फर्स्ट के दौरान। तो उस दौरान जो कवि थे, उस दौरान जो राइटर थे जो कि चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, उन्हें कैविलियर कहा जाता था। और उसी पे ये एक, उसी को टारगेट करके, उसी के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं क्रिटिकल अप्रोच है द रोवर। ठीक है। हाँ, तो द रोवर इसमें जो विलमोर है वही है जो कैरेक्टर है। हेलेना द विटी हीरोइन इज डिटरमाइंड टू अवॉइड व्हाट। हेलेना इसकी जो हीरोइन है इस द रोवर का, इज डिटरमाइंड टू अवॉइड व्हाट, वो क्या अवॉइड करती है, वो डिटरमाइन कर लेती है कि मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, तो वो है द कॉन्वेंट। इसका परिवार चाहता है कि वो कॉन्वेंट में जाए, कॉन्वेंट मतलब कि मठ में जाए और वो नन बन जाए, लेकिन वो नहीं जाना चाहती है। ठीक है जी। चलिए अगले पे आते हैं। हु इज द फेमस कॉटेशियन कैरेक्टर इन द प्ले। एक्चुअली में इस प्ले में एक कॉटेशियन है, एक नर्तकी है, एक दरबार में नाचने वाली है, कॉटेशियन है, और वो एक मतलब हाई ग्रेड की वेश्या रहती है। हालांकि वो सुंदर रहती है लेकिन वो वेश्या रहती है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका एंजेलिका बिया बियंसा। एंजेलिका बियंसा उसका नाम है। ठीक है जी। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या है जी? अगला है आपका द प्ले इज सेट ड्यूरिंग विच फेस्टिवल फेस्टिव ओकेजन। मतलब ये जो प्ले है उसकी शुरुआत होती है किस फेस्टिवल के ओकेजन पे, या किस अवसर पे ये इसकी शुरुआत होता है, मतलब कि कहानी की शुरुआत होती है। तो वो है आपका कार्निवल इन नेपल्स। कार्निवल इन नेपल्स ये एक त्योहार है, एक ओकेजन है जिसमें जो है लोग अपना मास्क लगा के, अपने चेहरे पे मास्क लगा के एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं। मतलब कि एक दूसरे के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि मिलते जुलते हैं, और क्या कह सकते हैं उसको, एक दूसरे को चीट करते हैं या एक दूसरे से प्रेम प्रसंग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। तो शुरुआत ही ऐसा ही कुछ होता है। चलिए विलियम कनग्रीव का लव फॉर ऑल, लव फॉर ऑल। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं लव फॉर ऑल, लव फॉर ऑल नहीं, सॉरी, लव फॉर लव, लव फॉर लव। ठीक है जी। लव फॉर लव। तो लव फॉर लव इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ विच ड्रामेटिक जेनरे। किस ड्रामेटिक जेनरे का ये प्राइम एग्जाम्पल है? तो लव फॉर लव जो है वो रिस्टोरेशन समय में भी लिखा गया था, और ये जो है आपका 1695 में लिखा गया था। तो ये रिस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। चलिए रिस्टोरेशन वो समय जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पे आता है, फिर से मोनार्की रीस्टोर होती है, प्ले हाउस को खोल दिया जाता है। चलिए व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम फेसिंग द प्रोटेगनिस्ट वेलेंटीन वेलेंटाइन लीगेंड। वेलेंटाइन लीगेंड जो है प्रोटेगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो क्या मेन जो है प्रॉब्लम फेस करता है इस मतलब वर्क में? तो वो है आपका ही इज डीपली इन डेप्ट। वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ रहता है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अगला क्या है जी? तो व्हाट इज द कंडीशन सेट बाय वैलेंटाइन फादर सर सैम्पसन
for paying his debt. वैलेंटाइन का जो पिता हैं वो एक कंडीशन रखते हैं कि चलो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन ये कंडीशन है। वो कंडीशन क्या रहता है? तो वो कंडीशन रहता है कि वैलेंटाइन को साइन करना पड़ेगा। वैलेंटाइन को साइन करना पड़ेगा। वैलेंटाइन मस्ट साइन ओवर हिज इनहेरिटेंस टू हिज यंगर ब्रदर, कि अपना सारा वसीयत जो है यंगर ब्रदर को तुम दे दोगे, है ना? हाँ, इस पे साइन करना पड़ेगा, तब जो है मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। उसके पिताजी कहते हैं, हु इज द विटी एंड इंटेलिजेंट हीरोइन दैट वैलेंटाइन लव्स। वो जो हीरोइन कौन है जिससे प्यार करता है वैलेंटाइन? तो वो है एंजेलिका। कौन है जी? तो एंजेलिका है। ठीक है जी, चलिए अगला क्या है जी? तो अगला है आपका, वैलेंटाइन pretends to have lost what to avoid signing the paper। पेपर के साइन करने की जब बात आती है तो उससे बचता है, और उस दौरान वो क्या कहता है, मतलब कि उस चीज का ढोंग करता है कि मुझे ये चीज हो गया है। तो वो कहता है कि हिज सैनिटी की बात करता है। हिज सैनिटी कहने का मतलब कि वो जो है अभी पागल हो गया, उसका दिमाग जो है अभी काम नहीं कर रहा है। चलिए, ऑस्कर वाइल्ड अगर नहीं बहाना करता तो पता चलता कि सारा धन दौलत जो है उसके भाई के नाम से हो जाता। ऑस्कर वाइल्ड का जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रचना है, जिसकी बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ जैक्स फिक्शनल रेस्पॉन्सिबल यंगर ब्रदर? व्हाट इज द नेम ऑफ जैक्स? जैक्स का फिक्शनल इरेस्पॉन्सिबल यंगर ब्रदर का नाम क्या है? यंगर ब्रदर का नाम क्या है? तो उसी का नाम जो है अर्नेस्ट है। चलिए, उसके बाद है जो व्हाट डज द वर्ड अर्नेस्ट इन द टाइटल पर्न ऑन? इस अर्नेस्ट का मतलब क्या है जी? इस टाइटल अर्नेस्ट का मतलब क्या है? तो अर्नेस्ट का मतलब है, अर्नेस्ट का क्या मतलब है जी? तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जी हाँ, द वर्च्यू ऑफ सीरियसनेस का भी प्रतीक है। नेम अर्नेस्ट तो है ये है, और इसके बाद डाउन पेमेंट का भी ये अर्थ है। जी हाँ, चलिए, what is the primary concern of लेडी ब्रैकनल? लेडी ब्रैकनल का प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? इसकी जो चिंता होती है वो क्या होती है? तो इनकी चिंता होती है कि भैया इनका जो डॉटर है उसका ढंग से शादी हो जाए, अच्छे घराने में शादी हो जाए, यानी हर डॉटर्स सुटेबल मैरिज। ठीक है ना? हाँ, अगला क्या है जी? तो व्हाट इज द फेमस कॉमेडी डिवाइस यूज्ड रिगार्डिंग मिस प्रिज्म? तो इस वर्क में आप देखोगे कि मिस प्रिज्म नाम की एक महिला होती है, उनका जो है हैंडबैग खो जाता है, और हैंडबैग खोना ही पूरा मतलब इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट को प्रतीक है। वो जो है गलती से एक बच्चे को उठा लेती है, और वो बच्चा जो है कहीं जाके स्टेशन पे छोड़ देती है। उस बच्चे को मतलब वो अपना उस बैग में रख लेती है, बैग जो है स्टेशन पे छोड़ देती है, बच्चे को लेके चले जाती है। तो वो बैग जो है सीरीज ऑफ इवेंट का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, चलिए, अगला है आपका सेसिली कार्ड्यू ऑब्सेसिवली रिकॉर्ड्स हर एंगेजमेंट टू अर्नेस्ट इन हर डैश। जो सेसिली कार्ड्यू है वो अपने ऑब्सेसिवली रिकॉर्ड्स हर एंगेजमेंट टू अर्नेस्ट इन हर डैश। वो अपने डायरी में, अपने पर्सनल डायरी में जो है अपने एंगेजमेंट जो कि अर्नेस्ट के साथ है उसको रिकॉर्ड करती है। चलिए, उसके बाद अगला है आपका जीबी शाह का कैंडिडा। देखते हैं क्या है जी? द प्ले कैंडिडा इज रिवर्सल ऑफ विच क्लासिक स्टोरी? तो कैंडिडा में दिखाया गया है कि एक महिला है, कह सकते हैं एक लड़की है जो जिसके सामने दो विकल्प होता है, एक अमीर पैसे वाले का और एक अपने पति जो कि बीमार रहता है, वीक रहता है, उन दोनों को चुनने का। क्योंकि ऐसी स्थिति बनती है तो वो फाइनली जो है अपने बीमार पति को चुनती है, क्योंकि उस बीमार पति को उसकी जरूरत होती है, उस कमजोर पति को कैंडिडा मतलब कि उस महिला की जरूरत होती है। तो ये जो कहानी है उल्टा है किस कहानी के? तो इस कहानी के जिसका नाम है सिंड्रेला में एक पुरुष जो है महिला को बचाता है, और इसमें जो है एक महिला जो है पुरुष को बचाती है, हेल्प करती है। तो उल्टा है सिंड्रेला का, तो वही रिवर्सल ऑफ विच क्लासिकल स्टोरी? तो सिंड्रेला का।
ठीक है जी। चलिए अगले पे आते हैं। हु इज द यंग रोमांटिक पोएट इनफैचुएटेड विथ कैंडिडा? वो रोमांटिक पोएट कौन है जो कि कैंडिडा के प्यार में पड़ जाता है, उसके मुंह में पड़ जाता है? वो है आपका, उसका नाम है मार्च बैंक, यानी कह सकते हैं कि ये आपका आंसर है मार्च बैंक, एग्नी मार्च बेंच है ना, युगनी मार्च बेंच। चलिए कुछ नामें ऐसी होती है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ कैंडिडाज हस्बैंड जेम्स मोरेल? जेम्स मोरेल का क्या प्रोफेशन है, वो मतलब कि क्या है? तो वो एक क्रिश्चियन सोशलिस्ट कलरगी मैन है ना, वो एक कलरगी मैन है। चलिए एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द प्ले whom डज कैंडिडा चूज? अंत में वो किसे चुनती है? तो इसी मॉडल को चुनती है ना। he chooses her husband मोरेल। what does कैंडिडा say she is giving to her husband at the play's conclusion? वो क्या कहती है कि अपने हस्बैंड को क्या दे रही है? तो अपने हस्बैंड को वो अपना ताकत दे रही है, क्योंकि वो कमजोर है, उसे हमारी जरूरत है, तो मैं उसके साथ अगर रहती हूँ तो मैं उसकी ताकत बन के रहूंगी, है ना। चलिए उसके बाद आता है जॉन गेल्सवर्दी का जस्टिस। जॉन गेल्सवर्दी का जस्टिस, जी हाँ जस्टिस। what social institution is the primary target of Galsworthy critic in justice? तो जस्टिस न्याय व्यवस्था को लेके है, लीगल सिस्टम को लेके है, पैनल सिस्टम को लेके है। यानी लीगल सिस्टम कह लीजिए, पूरा थाना कह लीजिए, मतलब कि कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन कह लीजिए, उसके सिस्टम को कह लीजिए, या फिर कोर्ट रूम कह लीजिए, जज कह लीजिए, उसके सिस्टम को कह लीजिए। यानी पूरा लीगल सिस्टम पे ये एक तंज है, एक क्रिटिक है ना। हाँ चलिए उसके बाद क्या है जी। व्हाट क्राइम डज द क्लर्क विलियम फाल्डर कमिट? विलियम फाल्डर जिसे दोषी ठहराया जाता है, उसने कौन सा क्राइम किया था? तो वह एक्चुअली जो है वो एक फर्जरी करता है। फर्जरी मतलब कि किसी का, एक महिला का हेल्प करने के लिए वो जालसाजी करता है चेक में, तो उसे उसके लिए दोषी ठहराया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में भी जो उसको सजा होती है वो होती है आपका, एक जेल में एकांत उसे रख दिया जाता है, जिससे वो बड़ा उब जाता है। उसके बाद बाहर निकलता है, समाज में जाता है, समाज के लोग उसे जेल से छूटा हुआ अपराधी मानते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती, सब कुछ छिन जाता है। बाद में वो सुसाइड कर लेता है ना। तो उसी लीगल सिस्टम के ऊपर गेल्सवर्दी लिखते हैं कि सिस्टम ने उसे मार डाला। व्हाट इज द मोस्ट हॉरोइंग सीन इन द प्ले, हॉररिंग सीन इन द प्ले विच लेड द रियल लाइफ प्रिजन इन रिफॉर्म? और आगे चल के इसी कहानी से इंस्पायर्ड होके उस दौरान के जो मंत्री लोग थे, वे लोग ये बिल पास करते हैं कि भैया इस तरह का सोलिटरी कन्फाइनमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा, मतलब कि किसी को जेल में एकांत नहीं रखा जाएगा। तो किस चीज को रिफॉर्म करता है? तो रिफॉर्म करता है आपका द सोलिटरी कन्फाइनमेंट सीन को, है ना। हाँ क्योंकि उसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट ही होती है, मतलब जेल में एकांत, बाकी लोगों से अलग रख देना, ताकि वह समाज से कट जाए, लोगों से कट जाए, और लगे कि उसे वाकई में मैंने गुनाह किया है, चाहे उसका गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए भयंकर सजा है, मौत से बच के सजा है। चलिए व्हाट हैपेंस टू फाल्डर आफ्टर ही इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन? प्रिजन से जब वो छूट जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है? तो वो जो है ही वाज हाउंडेड बाय सोसाइटी एंड ड्राइवन टू सुसाइड। उसे जो है सोसाइटी के द्वारा तंग किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा उसका पीछा किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, और वो जो है सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, सुसाइड कर भी लेता है। अगला है आपका हु इज द लॉयर हु डिफेंड फाल्डर एंड रिप्रेजेंट ए वॉइस ऑफ कंपेशन? को जो वो लॉयर कौन है जो कि आपका फोल्डर को डिफेंड करते हैं और उसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं? तो वो लॉयर है कौन जी? तो वो लॉयर का नाम है फ्रॉम। जी हाँ फ्रॉम उसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले पे आते हैं। टीएस एलियट का मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल की बात करते हैं। तो पहला है आपका हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल? तो मर्डर इन कैथेड्रल की अगर बात करें तो इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है द द आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी। वही आर्कबिशप है जिन्हें थॉमस बैकेट के नाम से जाना जाता है, जिसके मजार पे कैंटरबरी टेल्स में दिखाया गया है कि पिलग्रिम्स जाते हैं, और कैंटरबरी टेल्स में आपको दिखाया गया है कि कैसे वे लोग गाना गाते जाते हैं, गाना गाते आते हैं, कहानी इधर से कोई सुनाता है उधर से सुनाता है,
तो पिलग्रिम्स जाते हैं जो थॉमस बैकेट के श्राइन पे, उनके कब्र पे, वही थॉमस बैकेट हैं द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, जिनका चार्ल्स टू के द्वारा, उनके सिपाहियों के द्वारा मर्डर करवा दिया जाता है। ठीक है ना। हाँ चलिए, सॉरी, चार्ल्स टू नहीं बल्कि किंग हेनरी टू के द्वारा मर्डर करवा दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, वो भी कहा तो कैंटरबरी के, मतलब कैंटरबरी यानी चर्च के अंदर। आइए जरा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्ले डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच टू एंटिटीज, किन दो विरासत, किन दो जगहों, किन जो चीजों को लेके जो है लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है ये कविता, ये जो प्ले है। तो वो बात करता है आपका किसे किसे लेकर, तो ये बात करता है चर्च एंड एस्टेट को लेके। चर्च कहने का मतलब कि वो जगह जहां थॉमस बैकेट रहते थे, उनका अपना स्टेट, अपना इलाका, और स्टेट कहने का मतलब किंग हेनरी टू का अपना विरासत, अपना इलाका, है ना। चलिए, इस दोनों के बीच में लड़ाई है। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव स्टाइलिश फीचर ऑफ द प्ले। प्ले का जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिंग स्टाइलिश फीचर क्या है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी की तरह या ग्रीक वर्क की तरह इसमें जो है कोरस का प्रयोग किया गया है। महिलाएं हैं जो कि कोरस प्ले करने का काम करती है, यानी इट यूज ऑफ कोरस एंड पोएटिक वर्स। नेक्स्ट है आपका हु आर द टेम्पटर्स हु विजिट्स बैकेट। एक्चुअली टेम्पटर्स मतलब कि इनको लुभाने वाले कौन रहते हैं जो कि विजिट करते हैं बैकेट को। एक्चुअली ये जो टेम्पटर्स रहते हैं, इनका इनको मारने में योगदान तो नहीं रहता, मतलब इनकी मृत्यु का कारण नहीं बन, लेकिन ये लोग बारी बारी से आके जो है इनको लुभाने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो वो जो है चार नाइट्स, मतलब कि वो कौन है, वो जो है आपके, वो जो है फोर फिगर रिप्रेजेंटिंग, कह सकते हैं कि फोर फिगर्स रिप्रेजेंटिंग वर्ल्डली टेम्पटेशन। वर्ल्डली टेम्पटेशन कहने का मतलब क्या हुआ जी, वो जो चार हैं कुल मिला के ऐसे हैं, जैसे कि पहला अगर टेम्पटर की बात करें तो वो जो है आपका, पहला अगर बात करें तो पहला जो है द बैरन ऑफ इंग्लैंड रहता है। बैरन ऑफ इंग्लैंड मतलब कि इंग्लैंड का एक कह सकते हैं कि बैरन, जो कि कहता है कि भैया हम तुमको पूरा पॉलिटिकल पावर दे देंगे और पूरा सिक्योरिटी दे देंगे, है ना, तुम हमारा सपोर्ट करो। जो सेकंड टेम्परेचर रहता है वो साउथर्न बैरन रहता है, जो कि वहाँ के, मतलब फ्रांस की गद्दी देने की बात करता है, वहाँ का पावर देने की बात करता है, अपने साथ मिलाने की बात करता है। जो थर्ड टेम्परेचर रहता है वो अर्ल ऑफ लीचेस्टर रहता है, जो कि वहाँ की गद्दी को देने की बात करता है ना। उसके बाद फोर्थ टेम्पटर जो रहता है वो एक प्रीस्ट रहता है, जो कि कहता है कि भैया तुमको ग्लोरी देंगे, तुम्हें आगे मतलब मार्टर का दर्जा देंगे अगर तुम मर जाते हो तो ये सब चीजें इनको लुभाने की काम इनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि और ये इनके लिए एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल के समान है। क्योंकि भैया अगर कोई उस गद्दी पे बैठा है, जैसे कि मान के चलिए हमारे जो अभी शंकराचार्य हैं, उनको अगर पॉलिटिकल पावर कहता है कि आप मेरी जीजरी करिए, आप मेरे पक्ष में बोलिए, हम आपको ये चीज बाद में राज्यसभा में बना देंगे, तो ये एक शंकराचार्य के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है कि वो क्या करे ना करे, क्योंकि वो भी एक इंसान है, और इंसान तभी तक इंसान है जब तक वो जीवित है। मरने के बाद तो हर कोई प्यारा हो जाता है, या हर कोई पे जो भी करना है लोग कर देते हैं, टीका टिप्पणी, लेकिन इंसान चाहता है कि पहले वो जिए। लेकिन शंकराचार्य की जो जो दर्जा होता है, या जो उनकी जो कुर्सी होती है, वो वाकई में धर्म को संरक्षित तो करता ही है, और हम जैसे आम लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र होता है। और हम लोग भी धर्म पे अगर विश्वास करते हैं तो उन्हीं के कहीं ना कहीं बदौलत करते हैं, उन्हीं के सिद्धियों और उपलब्धियों को देखते हुए करते हैं, कि नहीं उस सीट पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि पक्षपात से परे है, और धर्म की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, और सबके हित की बात करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अगला क्या है जी, तो हाउ डज द प्ले एंड, एंड कैसे होता है इस प्ले का। तो इस प्ले का एंड होता है जब जब बैकेट साहब को, यानी थॉमस बैकेट को कैथेड्रल में उनका मर्डर कर दिया जाता है। सेकेंड लास्ट है आपका जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर का पहला क्या है जी, तो जिमी पॉटर जिसका मुख्य कैरेक्टर है, द प्रोटोगनिस्ट इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ विच लिटरेरी टाइप। विच लिटरेरी टाइप का जो है, किस तरह का ये मतलब एग्जाम्पल है, किस तरह का इसका कैरेक्टर है, तो ये एक यंग एंग्री यंग मैन है। कौन है जी, तो एक एंग्री एंग्री यानी गुस्सैल यंग मैन है। What object is central to the play's domestic setting and symbolic of Jimmy frustration? जिमी का फ्रस्ट्रेशन, या फिर उसको सिंबलाइज करने के लिए कौन सा एक जो है ऑब्जेक्ट है जो कि हमेशा दिखता है,
कि उसकी वाइफ जो है वहीं पे बैठ के सारे काम कर रही है, या फिर वो चीज़ दिखाया जाता है बार बार, तो वो चीज़ है आपका द आयरनिंग बोर्ड। आयरनिंग बोर्ड यानी कहने का मतलब आयरन इस्त्री करने वाला बोर्ड, है ना। चलिए अगला क्या है जी, तो व्हाट इज द नेम ऑफ जिमीज वाइफ हु कम्स फ्रॉम ए हायर सोशल क्लास। हायर सोशल क्लास से आने वाली जिमी के पत्नी का नाम क्या है। जिमी के क्या है जी, तो जिमी के पत्नी का नाम है एलिशन। एलिशन उनके पत्नी का नाम है। चलिए उसके बाद आते हैं, व्हाट इज द फेमस गेम दैट जिमी एंड एलिशन प्ले टू एस्केप दियर माइजरी। अपने माइजरी को अपने मतलब कि भुखमरी कह लीजिए या फिर दरिंदे ये बेचारेपन को एस्केप करने के लिए, हटाने के लिए वो कौन सा गेम खेलते हैं, तो वो गेम खेलते हैं आपका बियर्स एंड स्क्वेरल्स। बियर्स एंड स्क्वेरल। चलिए अगला है, विच कैरेक्टर हैज एन अफेयर विथ जिमी। जिमी के साथ कौन अफेयर में रहता है, कौन सा कैरेक्टर जो कि जिमी के साथ अफेयर में रहता है, तो वो है, तो वो कोई और नहीं है, वो है आपका एलिसन्स, यानी जिमी की जो पत्नी रहती है उसी का फ्रेंड, उसी का जो है फ्रेंड, जिसका नाम है हेलेना। जब एलिसन जो है अपने परिवार से मिलने के लिए चली जाती है, तो हेलेना चूंकि उन्हीं के साथ रह रही होती है, तो ये जो है जिमी के टच में आ जाती है। चलिए उसके बाद है अगला, अगला और अंतिम है ये आपका सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडट। वेटिंग फॉर गॉडट जिसे एब्सर्ड ड्रामा भी कहा जाता है ना। हाँ, आइए देखते हैं क्या है, व्हाट आर द टू मेन कैरेक्टर व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन डूइंग थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले में वो क्या कर रहे हैं, तो वे जो है भगवान का इंतजार कर रहे हैं, जिसे वेटिंग ऑफ गॉडट कहा गया है। वेटिंग ऑफ गॉडट कहा गया है। अगला क्या है जी, विच कैरेक्टर इज द मास्टर एंड विच इज द स्लेव। इसमें अगर देखा जाए, इस कैरेक्टर में देखा जाए, तो एक पाजू होता है और लक्की होता है, जिसमें पाजू जो है मास्टर होता है और लकी जो है उसका स्लेव होता है। ठीक है जी, तो हम आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फेमस पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट दैट एंड्स बोथ एक्ट। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट क्या है जो कि दोनों एक्ट के अंत में आता है, तो वो है आपका लेट्स गो, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, है ना। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज लकीज फेमस स्पीच कॉल्ड। लकी का जो फेमस स्पीच है वो क्या है कि द थिंकिंग, मतलब वो अकेले में आता है, वो सोच रहा होता है, तो थिंकिंग थिंकिंग। ठीक है जी। चलिए अगला अगला क्या है जी, अगला है आपका वेटिंग फॉर गॉडट इज, और अंतिम है, अगला और अंतिम है क्योंकि इसमें मात्र 60 ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने का प्रयास किया गया है। द वेटिंग फॉर गॉडेट इज ए सेंट्रल वर्क इन विच थियोरेटिकल मोमेंट। तो ये सेंट्रल वर्क है किसका, किस थियोरेटिकल मोमेंट का, तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। जी हाँ, इसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ जो है एमसीक्यू का ये सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा, स्वस्थ लगा होगा। हालांकि ये क्लास बहुत ही छोटा रहा पिछले क्लास की तुलना में, तो पिछले क्लास में 100 प्लस था, इसमें 60 था। और ये चूंकि नॉवेल, चूंकि ड्रामा का है, तो ड्रामा मोस्ट ऑफ द लोग पढ़े रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग जब पढ़े रहते हैं, या फिर हम भी बहुत हद तक पढ़े हुए हैं, तो चीज़ों को कराने में आसान हो जाता है। और जब पोइट्री की बात आ जाती है, तो चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ के, एक एक चीज़ों को पढ़ के समझ के करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है और ये थोड़ा सा फास्ट चल जाता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में ये मील का पत्थर साबित होगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। और अगर आप वाकई में इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और प्रोत्साहन में और थोड़ा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि आगे हम एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ आगे काम करते रहें। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, एक और चीज़, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्काई इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ, स्काई इंग्लिश जहाँ से आप जुड़ के मुझे देख भी रहे हैं, है ना। स्काई इंग्लिश क्लासेस की अगर बात करें, तो जहाँ से आप मुझे जुड़ के देख रहे हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इससे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और सजाया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आंसर के लिए आप वीडियो में आके आंसर देख लीजिएगा। ठीक है जी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, गुड बाय।